इजराइल पर पहली बार दागी गई है खैबर मिसाइल। IRGC ने खुद ये कहा है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर खैबर मिसाइल से हमला किया गया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, 40 मिसाइलों से अटैक किया गया। यही वो मिसाइल है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली बायोलॉजिकल सेंटर पर हमला किया गया है। IRGC का ये बयान कि हमने इजरायली बायोलॉजिकल सेंटर पर हमला किया है। IDF के कमांड सेंटर पर भी मिसाइल हमला किया गया है। IRGC ये दावा कर रहा है। तो युद्ध और ज्यादा बढ़ती हुई, और इसमें यूं समझिए कि जो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया है उसके बाद से आग में घी डाल दिया इस युद्ध में अमेरिका में। हालांकि पहले से पीछे से वो बैकिंग कर रहा था, वो लगातार इस युद्ध को और आगे लेकर जा रहा था, लेकिन अब लगातार वार पलटवार हो रहे हैं। अब दो तस्वीरें देखिए। IRGC का दावा कि इसी मिसाइल से उसने अटैक किया है और इजराइल में कैसे तबाही मची है, कैसे बर्बादी मची है। सब कुछ ध्वस्त हो गया है, बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, कार ध्वस्त हो गई हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सब कुछ उजड़ा हुआ पड़ा। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन भी जुड़ गए हैं, ब्रिगेडियर खन्ना हमारे साथ हैं, यूके देवनाथ जी ग्रुप कैप्टन हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इस पूरे हमले को एक तरह से बाइफरकेट करके अपने दर्शकों को हम समझा भी रहे हैं अपने मेहमानों के जरिए। कर्नल नैन, आपने हमला देखा, ये पलटवार भी आप देख रहे हैं ईरान का, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया आप उसकी उम्मीद कर रहे थे? हम ये बात भी कर रहे थे 2 दिन पहले कि कैसे अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल है, अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, उसने कर दिया। देखिए, पिछले 48 घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट हुई थी, खासकर कि आपने देखा जिनेवा के अंदर E3 यानी फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के साथ जब फॉरेन मिनिस्टर ईरान के अगाची की बातचीत हुई तो उसमें कुछ बातें बिल्कुल क्लियर आ गई थी कि अब ईरान किसी भी चीज पे मानने को तैयार नहीं हो रहा। सिर्फ एक ही रट लगाए हुए है कि इजराइल को या तो बोलिए सीज फायर करेंगे और उसके बाद ही हम बात करेंगे। और एक कंडीशन और जोड़ दी थी कि इजराइल एग्रेसर है और उसको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि उसने हमारे पे अटैक क्यों किया, फिर हम बातचीत करेंगे। इसके बाद वहां से वो सीधे इस्तांबुल गए, जहाँ पे पूरा OIC यानी जितने भी मुस्लिम देश हैं उनकी मीटिंग थी। और उसके अंदर जिस तरीके से ये गुटबाजी बन रही थी, हालांकि कुछ ऐसे देश भी हैं मुस्लिम के जो अब्राहम अकॉर्ड के कारण अपने अमेरिका के साथ में हैं, इजराइल को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन वो भी मजबूर हो रहे थे इस पूरी घटनाक्रम के अंदर। तो उसके बाद ये लग गया था कि अभी किसी भी प्रकार से, बिकॉज जो उनके प्रेसिडेंट है ईरान के, उनका भी स्टेटमेंट आ गया था कि हम किसी भी हाल में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास चॉइस क्या रह गई थी? वो 2 हफ्ते तक यही बातें सुनता रहता। लेकिन कल जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ सारिता, कि डोनाल्ड ट्रंप फ्राइडे को छुट्टी पे गए थे न्यू जर्सी के अंदर गोल्फ वगैरह खेलने के लिए, और कल उनको 4 बजे के करीब वहां से उनको अचानक वापस आना पड़ा। उसी समय पे जो आपका व्हाइटमैन एयरबेस है अमेरिका का, वहां से आपके B-2B बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, लेकिन उसमें बताया ये जा रहा था कि ये गुआम जा रहे हैं, जो कि करीब 5000 किलोमीटर ही पड़ता है अमेरिका से। लेकिन साथ में एक जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट थे KC-46, उनका उड़ना बड़ा अजीब लग रहा था कि ये किस मतलब से साथ में जा रहे हैं। तो ये बात थोड़ी क्लियर हो रही थी कि शायद बीच में रिफ्यूलिंग करेंगे और ये जो B-2B बॉम्बर्स हैं डायरेक्ट जाके ईरान पे अटैक करने वाले हैं। और वैसा ही हुआ जैसा कि ये कल से डेवलपमेंट हो रही थी। और जैसे कि हमने फिर व्हाइट हाउस से जो स्टेटमेंट दी है डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल अपने पूरे अमेरिका को एड्रेस करते हुए, कि भाई इन लोगों ने हर तरीके से जो है रास्ते बंद कर दिए थे, और जिस प्रकार से ये लोग बार बार डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल कह रहे हैं, हमारे पास कोई चॉइस बचती नहीं थी। और हमने कहा कि भाई अब टाइम आ गया है कि हम इनके ऊपर जो इनके न्यूक्लियर साइट्स उनको तबाह करें। और यहाँ पर मिलिट्री हमले चल रहे हैं सर, बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही है, उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ये अमेरिका को भी पता था, इजराइल को भी पता था कि इस हमले के बाद डिप्लोमेटिक चैनल्स इस हमले से पहले और इसके बाद खोलना बहुत जरूरी है। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं कि IDF ने इजराइल के F-5 फाइटर जेट को तबाह किया है। इजरायली वायुसेना ने 8 लॉन्चर्स को भी तबाह किया है। तो जो मिलिट्री बेसेस हैं, जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स हैं, उन पर इजराइल का निशाना आज सुबह से हम देख रहे हैं। और वो क्यों है उसे भी समझिए। ये तस्वीर देख लीजिए पहले, जहां से ईरान अपने फाइटर जेट्स को इजराइल की तरफ भेज रहा है, जहां से वो अपनी मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है। उन साइट्स को इजराइल प्रिसिशन स्ट्राइक से उड़ा रहा है। ये देखिए फाइटर जेट को कैसे उड़ा दिया है। अब यही फाइटर जेट इजराइल पर बमबारी करता, लेकिन उससे पहले ही इस फाइटर जेट को उड़ा दिया।
और बड़ी अपडेट है। ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा पत्र। अमेरिका के हमले को लेकर आईएईए को यह पत्र लिखा गया है। हमले को लेकर अमेरिका पर एक्शन की मांग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और एनपीटी का उल्लंघन किया है आईएईए। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। अमेरिका के हमले को लेकर आईएईए को पत्र लिखा गया है। कह रहे हैं कि इन्होंने नियम, कायदे, कानून सब कुछ ताक पर रख दिए हैं, उल्लंघन किया है नियमों का। देवनाथ सर, इसका क्या असर होगा? असर होगा भी कि नहीं होगा? देखिए, किसी भी युद्ध में जब आप युद्ध करते हैं तो असर के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। युद्ध के पहले बातचीत होती है, डिप्लोमेसी होती है, कूटनीति होती है। अगर बातचीत, डिप्लोमेसी और कूटनीति फेल हो जाती है तो हमला किया जाता है। और हमले का उद्देश्य ये नहीं होता कि हमला लगातार चलते रहे। हमले का उद्देश्य होता है कि दुश्मन की जो टॉप लीडरशिप है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लीडरशिप, उस पर दबाव बनाया जाए ताकि वो फिर से वापस युद्ध से वापस आकर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। अगर हम देखें, क्या यह युद्ध हमेशा के लिए चलता रहेगा? अमेरिका क्या इस युद्ध को और बढ़ाएगा? अमेरिका का उद्देश्य, इजराइल का भी उद्देश्य यही है कि ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को, खुमैनी हैं, उनके राष्ट्रपति पेजिशकिन हैं, IRGC के टॉप कमांडर्स हैं, उनको बाध्य करना कि आप लड़ाई करके कहीं नहीं पहुंचोगे, आप बात के लिए तैयार हो जाओ, बातचीत करने के लिए कल परसों तक तैयार हो जाओ। ये युद्ध उस दिशा में ही बढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा। ये जो बात चल रही है कि नियमों को ताक पर रख के तब ये फैसला लिया गया और तब ट्रंप ने हमला किया, इसका क्या असर होगा? देखिए, आईएईए की गाइडलाइंस बहुत क्लियर है कि अगर दुनिया के सारे देश एक दूसरे के साथ जो अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसका अपना मापदंड, लोकेशन और पर्पस शेयर करते हैं, उसे हमला नहीं करना चाहिए। जैसे मैं भारत और पाकिस्तान का एक एग्जांपल दे देता हूं। गाइडलाइंस के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान हर साल की 1 जनवरी को अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को लिस्ट और लोकेशन शेयर करते हैं। इसी तरह से ईरान भी आईएईए के साथ करता है। तो उसमें होता क्या है कि आईएईए के इंस्पेक्टर्स हर साल में 1 बार या 2 बार ईरान जाते हैं, वहाँ इंस्पेक्ट करते हैं। अब अगर उन्होंने हमला किया है तो ये डेफिनेटली आईएईए और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के जो अलग अलग सब क्लॉज हैं उसका वायलेशन है। क्योंकि आईएईए क्योंकि निगरानी करती रही है ईरान के जो परमाणु संवर्धन प्लांट्स हैं उनकी, तो ऐसे में आईएईए क्या ये बात समझ रही थी कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा था, या फिर यहाँ पर सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट एनर्जी सोर्स के लिए किया जा रहा था? ये सवाल बार बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। बड़ी खबर बता दें, अमेरिका के हमले पर सऊदी अरब ने चिंता जताई है। अब देखिए सऊदी अरब का रिएक्शन, परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है, ये चिंताजनक है। सऊदी अरब तनाव कम करने की कोशिश की वकालत कर रहा है। दुनिया के देश राजनीतिक समाधान निकालें। तो सऊदी अरब ने कहा है कि जो परमाणु ठिकाने हैं जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा था, वहां पर अगर आपने हमला किया है तो ये दुनिया के लिए चिंता का विषय है और इस तनाव को कम करना चाहिए। दुनिया के देश इसका राजनीतिक समाधान निकालें, राजनीतिक पॉलिटिकल सॉल्यूशन। अब ये बड़ी बात है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन से सऊदी अरब क्या कह रहा है ये भी समझना होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। परमाणु मध्यस्थता करने वाले ओमान ने भी निंदा की है। ओमान ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। ओमान ने दोनों पक्षों को तनाव कम करने को कहा है। अब ओमान भी कह रहा है कि अब दोनों पक्ष तनाव कम करें, क्योंकि अब ये जंग और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। जब यह हमला हुआ है, अब ओमान कह रहा है कि दोनों पक्षों को तनाव कम कर लेना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट यह है कि ओमान ये कह रहा है कि दोनों ही पक्षों को डीएस्केलेट करना चाहिए। ये बात सऊदी अरब भी कह रहा है। दोनों ही एलाइज हैं अमेरिका के। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए ब्रिगेडियर साहब, दोनों एलाइज हैं। ओमान में भी अमेरिकन बेस है। सऊदी अरब एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। वो अगर मैं ऐतिहासिक रूप से देखूं तो ईरान के, एक तरह से ईरान और सऊदी अरब के बीच का क्या रिश्ता रहा है हम सब जानते हैं। वो एक शिया सुन्नी भी एक झगड़ा दोनों देशों के बीच हमेशा से रहा है। तो ऐसे में दोनों ही एलाइज का ये कंडेमनेशन कितना फर्क डालेगा? कोई भी कुछ भी कंडेम कर ले, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका और रूस, ये दोनों ऐसे देश हैं जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड की, और ये अपनी मनमानी करते हैं।
रशिया ने जो है यूक्रेन में अपनी मनमानी की, पूरा विश्व जो है उसके खिलाफ था, बहुत कुछ बोलते रहे पर उन्होंने नहीं सुना और आज तक नहीं सुन रहे हैं। और वैसे ही अमेरिका की भी आदत रही है, जहां वो कुछ करना चाहता है वो करता है, उसको किसी और से कोई स्टेटमेंट दे दो आप, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अंदर जो है जैसे आप बता रहे थे कि ये दोनों देश जो हैं एलाइज हैं अमेरिका के, अब ये OIC के भी मेंबर्स हैं। अब OIC की परसों मीटिंग हुई थी और उसमें वो बटे हुए थे। कुछ देश जो हैं स्पेशली जो अरब देश हैं वो कंडेम करने के हक में नहीं थे और दूसरे देश जो मुस्लिम देश जो दूसरे हैं वो कंडेम कर रहे थे कि सर खबर तो ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने कंडेम कर दिया है। उन्होंने कहा अमेरिका ने जो स्ट्राइक की है वो पाकिस्तान कंडेम कर रहा है और कह रहा है कि ये हम इस हमले की निंदा करते हैं। अब सवाल ये है कि ये निंदा, खासकर ये निंदा कंडेमनेशन तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की बैठक हुई थी, जिसकी चर्चाएं भारत में बहुत हुई 2 दिन पहले, लेकिन उनका भी कंडेमनेशन आया है। सवाल ये सिर्फ लिप सर्विस है क्या? सिर्फ लिप सर्विस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर पाकिस्तान जो है कंडेम भी करता है, मुझे बताइए उससे किसको क्या फर्क पड़ रहा है? एग्जैक्टली किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मुल्ला मुनीर जो हैं वो गए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, तो जो भी उनके बीच वार्तालाप हुआ है वो वार्तालाप के हिसाब से जो है आके मुल्ला मुनीर ने अपने देश में कार्रवाई की है अमेरिका की मदद के लिए। और अब क्योंकि उसने कर दिया, अब उसको लगता है कि हमारे देश ने जो है मदद कर रहे हैं हम अमेरिका की, तो अब ईरान हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो अब जब अमेरिका ने कार्रवाई कर दी है तो अब वो अपने आप को बचाने के लिए जो कंडमनेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंडमनेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा, वो क्योंकि खुद एक इस्लामिक देश है तो वो चाहता है कि बाकी इस्लामिक देश भी जो हैं उसी के साथ, उनके साथ वो मिलजुल के रहे और इस चीज़ का खंडन करे। जी, आपने जो बात कही है कि जिस तरह से खमनेई अब इसका अगला कदम क्या होगा ईरान का, उसे भी देखना है, उस पर भी रिस्पांस क्या आएगा, क्योंकि ईरान कह रहा है कि अब अगर अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं है तो हमें रोकने वाला कौन हो सकता है? कोई। हम तो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं जो हम पर हमला हुआ है। एज अ सॉवरेन कंट्री हम पर हमला हुआ है तो हम उसका जवाब देंगे। इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि ईरान का जवाब क्या हो सकता है। इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन ईरान के साथ खड़ा होगा, अगर खड़ा होगा इस मौजूदा परिस्थिति में। क्या OIC का कोई देश इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि वो खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाए ईरान के समर्थन में? ये इसलिए क्योंकि OIC की एक बड़ी बैठक कल हमने देखा तुर्की में हो रही थी, लेकिन सिर्फ कंडेमनेशन, उसके बाद कुछ नहीं। तो इसीलिए कर्नल, सवाल ये है कि OIC का कोई भी देश क्या साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाएगा? कंडेमनेशन तो सब जारी कर रहे हैं। नहीं, खुले तौर पर तो चर्चा कोई नहीं करेगा, क्योंकि देखिए OIC के अंदर जो कल मीटिंग हुई थी उसकी भी प्रेस ब्रीफिंग आनी बाकी है। मालूम चलेगा कि वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जहां तक सवाल है OIC के अंदर, देखिए आज सऊदी अरेबिया इसको लीड कर रहा है, लेकिन ईरान और तुर्की, अर्दोगन खासकर, और पाकिस्तान, ये हमेशा लाइन में लगे रहते हैं कि किसी प्रकार से जो वर्चस्व है इनका OIC के अंदर उस जगह पे पहुंच जाए जहां OIC के ये लीडर बन जाए या इनके अंडर में OIC आ जाए।